नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। हाँ, इनमें से एक कंपनी के ऊपर मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा बिग फॉल भी देखने को मिल सकता है। इस सारे वीडियो को डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा नज़ारा टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखिए, नज़ारा टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं एक गेमिंग कंपनी है, क्योंकि कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अलग अलग कंट्रीज को कंपनी खुद के गेम को सर्विसेज एंड सपोर्ट भी देते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी बेसिकली गेमिंग के ऊपर, ई स्पोर्ट्स के ऊपर एंड साथ ही साथ गेम फील्ड्स के ऊपर भी अर्निंग करते हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर की अगर इंडिया के बारे में बात करूँ तो वो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। और नज़ारा टेक्नोलॉजीज की एक खासियत पॉइंट मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इस कंपनी के ऊपर जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर राकेश झुनझुनवाला जी ने अराउंड 10% का होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। देखिए, जब उनके देहांत होने के बाद उनकी जो होल्डिंग है, वो होल्डिंग किसके पास चला गया? रेखा झुनझुनवाला जी के पास। और उन्होंने क्या किया? कुछ स्टेक को बेचा अराउंड 1 पॉइंट समथिंग अराउंड 2% के आसपास आप बोल सकते हैं, उन्होंने स्टेक को बेचा। तो देखिए, स्टेक बेचना ना बेचना उनके हाथ में है। शायद राकेश जी होते तो कुछ अलग डिसीजन लेते, फिर भी कोई बात नहीं। मतलब अराउंड 9% के 8 सॉरी 19% के आसपास, माफ़ी चाहता हूँ, 8.5% के आसपास जो होल्डिंग्स है वो भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है। तो इस तरीके से इन्वेस्टर किसने किसने किस कंपनी के ऊपर बाय किया, वो तो आपको देखना चाहिए, मगर उसको देखकर ब्लाइंडली काम नहीं करना है। आपको आपके स्ट्रैटेजीज के हिसाब से, आपके फंडामेंटल फाइनेंशियल चेक करने के बाद ही आपको लगे कि हाँ, इस कंपनी में दम है, तो उस कंपनी के ऊपर काम करिए। जैसे इस कंपनी का वीकनेस पॉइंट क्या है? प्रोमोटर ने खुद माल माल बेचकर भाग रहा है। उसका फायदा मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा किसने उठाया? पब्लिक ने उठाया। तो एफएसडीएस के पास तो होल्डिंग कम है, तो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा माल इसीलिए नहीं खरीदारी कर रहा है, क्योंकि जब तक इस कंपनी के ग्रोथ होना स्टार्ट ना हो जाए तब तक वो लोग बाय नहीं करेंगे। क्योंकि इस कंपनी के अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। सेल्स देखिए, कंपनी के रेवेन्यूज देखिए, कंटिन्यूसली मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। कंटिन्यूसली मेंटेनेंस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दिसंबर मंथ में 338 करोड़ का लॉसेस हुआ था। उसके बाद मार्च में 330 करोड़, सॉरी 300 करोड़, और जून क्वार्टर में 278 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिला। अभी प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बीच में बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया। 0.8 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। सर 18 लाख के प्रॉफिट हुआ था, इस बार फिर से उसको रिकवरी करके 23 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है कि हाँ, हर टाइम, हर साल, हर क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिट करते चले जाएंगे। ऐसे अभी तक हुआ नहीं, शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू नहीं किया है। बाकी देखिए, इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, अगर उसको देखो तो कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से मुझे एक पैटर्न्स मिला था, उस पैटर्न्स को मैं कंटिन्यू कर रहा था। कंपनी के ऊपर एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल बने, 2 बार हैंडल बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके एक बिग फॉल दिखाया। वो फॉल भी कोई छोटा-मोटा नहीं है, अगर मतलब ब्रेकआउट लेवल से अगर मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो 30% क्रैश हो गया था। उसके बाद देखिए कंपनी रिकवरी किया, शानदार वॉल्यूम के साथ रिकवरी किया, और वही लेवल तक गया जो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। जिस जिस लेवल इसका रेजिस्टेंस बने थे, वही रेजिस्टेंस लेवल तक फिर से गया। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ से कंपनी क्या ऊपर जाकर टारगेट दे सकते हैं? अगर देखिए टारगेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ऊपर जाने का चांसेस तो है, क्योंकि कंपनी की जो स्विंग हाई है, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन है, क्योंकि इसी लेवल से ही कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ था। इसीलिए इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन के हिसाब से देखा जाता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर दो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपनी इसके ऊपर फंडामेंटली स्ट्रांग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरी बात, कंपनी गेमिंग इंडस्ट्रीज है। इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्रीज को उस नज़र से नहीं देखा जाता जिस तरीके से बाकी डेवलप कंट्री देखते हैं। जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, जैसे अमेरिका हो गया। इस तरीके से कंट्रीज, जैसे रसिया, सॉरी मतलब जैसे यूरोप के कुछ कंट्रीज हो गया। तो जिस तरीके से गेमिंग इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव नज़र से देखा जाता है, एक अपॉर्चुनिटी की नज़र से हिसाब से देखा जाता है, तो इंडिया में उस तरीके से नहीं है। क्योंकि घर के अगर बच्चे कोई गेम खेलते हैं तो उसको डांट देते हैं, उसको फ़ोन मतलब फ़ोन ले लेते हैं। कंप्यूटर में अगर गेम खेले तो उसका कंप्यूटर बंद कर देते हैं। तो इंडिया में ऐसा होता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे को गेम मत खेलने दीजिए और खेलने भी दीजिए। आपको ये देखना है कि इस इंडस्ट्रीज में वो अगर माहिर है तो वो कुछ ना कुछ तो काम कर पाएंगे। तो आपका डिसीजन अलग होना चाहिए।
मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस सेगमेंट में ग्रोथ होना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं इसलिए इंतजार करूंगा। फिर भी मेरा जो ट्रेड है उसको तो मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। हाँ, मेरे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए। जब जब कोई ट्रेड बने तो उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, जिसको हम लोग कैम्स नाम से जानते हैं। देखिए कैम्स एक हाई ग्रोथेबल कंपनी इसीलिए है क्योंकि कैम्स का एक खासियत पॉइंट है। वो खासियत पॉइंट क्या है? देखिए, एक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और एसेट मैनेजमेंट मतलब एएमसी। तो एएमसी मेंटेनेंस करने का कंपनी है। तो कैम्स एक ऐसे कंपनी है जो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी नाम से जाना जाता है। क्योंकि कैम्स का जो खासियत है, इसका मार्केट शेयर। अगर मार्केट शेयर को देखा जाए तो 68% मार्केट शेयर इसी के पास है। वो भी म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन एंड मतलब म्यूचुअल फंड हैंडल करने का जो टोटल रजिस्ट्रेशन है, इसी के पास है। मतलब म्यूचुअल फंड का जो ट्रांसफर एजेंसी है, वो पूरा का पूरा यही कंपनी लेकर रखा है। 68% का मतलब सोचिए कितना अच्छा ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पर सबसे पहले दिखा दूं, तो जब कंपनी के ऊपर कोई पैटर्न्स बना था, उसके अकॉर्डिंग टारगेट भी मिले। जैसे यहाँ पे शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके उसका टारगेट को अचीव भी किया। अभी मैं इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे एक लाइफ टाइम जो हाई था इसका, जो लाइफ टाइम हाई निकल के आ रहा था करीबन 4022 रुपीज के आसपास। तो वहां से मैं अगर मार्किंग करूँ तो एक कप तो बन चुके थे। तो मुझे चाहिए था एक हैंडल। तो काफी हाई लेवल तक बने थे, मगर हैंडल कुछ बना ही नहीं। तो हैंडल बना नहीं, इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड लेने का डिसीजन नहीं लिया। हाँ, अगर इस टॉप लेवल से नीचे आकर कोई भी अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे, तो मैं जरूर यहाँ पे एक डिसीजन लेने वाला हूँ। कंपनीज के ऊपर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के साथ साथ बड़े बड़े मतलब इन्वेस्टर के साथ साथ देखा जाए तो प्रोमोटर भी इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम कर रहा है, वो अगर देखा जाए तो प्रोमोटर के पूरा 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 माल बेचा गया, और उसका डायरेक्टली फायदा किसने उठाया? एफएस। एफएस सबसे ज्यादा होल्डिंग्स लेके रखा है, क्योंकि उसको पता है इस कंपनी में कितना ग्रोथ है। क्योंकि इंडिया में म्यूचुअल फंड के जो ट्रेंडिंग है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, और इस म्यूचुअल फंड को मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट एंड ग्रोथ भी देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एफएस और डीएस के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनीज के ऊपर एफआईएस के हिसाब से बात करूँ तो एफआईएस सबसे ज्यादा होल्डिंग्स लेके रखा है। बाकी उसके बाद एफआईएस के बाद डीएस के पास होल्डिंग्स है, और बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर कितना स्ट्रेंथ है आप देख सकते हैं। रेवेन्यूज में कोई भी एक साल आपको, कोई भी क्वार्टर्स आपको ऐसे नहीं लगेगा कि पिछले क्वार्टर्स को वो अमाउंट के हिसाब से वो ब्रेकआउट। प्रॉफिट की ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी देखिए एक अलग लेवल का प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ। कंटिन्यूसली एक प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, और वो भी बेस्ट तरीके से। तो जब कोई कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, जब कोई कंपनी के प्रॉफिट का ग्रोथ इतना शानदार तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या कंपनी चुप बैठेंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। इसलिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी कंपनीज के ऊपर, कोई भी कंपनीज के ऊपर टॉप लेवल में, एकदम पीक लेवल में कोई भी विदाउट पैटर्न्स आप काम मत करिए, क्योंकि आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, वो रेंज को देखो तो सिर्फ 17% का रेंज बना। मुझे चाहिए था 20%। 20% नहीं बना, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एंजल वन। फाइनली एंजल वन का क्या हालत है वो देख लीजिए। एंजल वन के ऊपर मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे एक जो पैटर्न्स मिला, उसके पैटर्न्स के अकॉर्डिंग मैं कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए कंपनीज के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न्स तो मिला था, काफी ध्यान है पैटर्न्स का। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद जब बिग क्रैश हुआ, तो उसके कारण मैं नीचे लेवल में एकदम कुछ इस तरीके से लेवल में 2080 रुपीज के आसपास मैंने क्या किया, कुछ क्वांटिटी को एडिंग किया। तो एडिंग इसीलिए किया क्योंकि कंपनी के यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट था, और इसी सपोर्ट के अकॉर्डिंग सॉरी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, ऊपर गया तो इसी लेवल को सपोर्ट बनाएगा। तो फाइनली देखिए इसी लेवल को वो सपोर्ट बनाया, और उसके बाद देखिए कंपनी इसी लेवल से बाउंस बैक किए। कितना शानदार तरीके से बाउंस बैक किया आप देख सकते हैं। तो जब बाउंस बैक किए, तब एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ। तो जिस जिस पैटर्न्स को मैं रेंज ट्रेडिंग कहता हूँ, तो वो 30% के आसपास रेंज ट्रेडिंग बना। तो नीचे आने के बाद, इस लेवल में टच होने के बाद फिर से एक बार फ्रेश एंट्री बन सकता है। तो मैं इस कंपनी को कहाँ तक होल्ड करने का कोशिश करूंगा? मैं इस कंपनी को टॉप लेवल तक होल्ड करने का कोशिश करूंगा, जो लेवल निकल कर रहा है 3885 रुपीज के आसपास। तो इस लेवल तक अगर मैं करंट जहाँ पे मेरा एंट्री था, उस लेवल से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ,
ओवरऑल मुझे 85% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। अगर ये रिटर्न मुझे 1 साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट है। तो 1 साल में अगर ना भी मिले, उससे भी ज़्यादा टाइम मिले तो भी कोई मतलब बात खराब नहीं होगा, क्योंकि 85% का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आप देख सकते हैं सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। तो सेक्सॉफ्ट लिमिटेड जो है वो 3000 करोड़ का कंपनी है, और बेसिकली इस कंपनी के 1 साल में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। फिर भी मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया, वो है बोनस देने का। कंपनी 1:4 रेशियो का यहाँ पे बोनस इश्यू करने जा रहा है, और वो भी 19 ऑफ सितंबर में। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।